नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पहले नवरात्रि पर माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। सीएम सैनी ने सपरिवार मां के चरणों में टेका माथा। मुख्यमंत्री ने की प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। हरियाणा बजट सत्र 2026-27 की समाप्ति। 13 दिन 55 घंटे की हुई सार्थक चर्चा। सीएम सैनी ने बताया ऐतिहासिक सफलता। दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर गूंजी किसानों की हुंकार। अमेरिका से व्यापार समझौते के खिलाफ बुलाई महापंचायत। अलग अलग राज्यों से पहुंचे किसान नेता। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में चैत्री नवरात्रि की धूम मची है। पहले नवरात्रि के अवसर पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे। सीएम नायब सैनी ने सपरिवार माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पावन चैत्री नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि यह नव संवत्सर आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे तथा मां अम्बे की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। पावन नवरात्रि एवं नववर्ष के अवसर पर श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में मां के दिव्य दर्शन कर सभी पर कृपा की विनती की। यह पर्व हमारी समृद्ध परंपरा, अटूट श्रद्धा और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मां के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि हमारा हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति करे और प्रदेश में हर व्यक्ति स्वास्थ्य, खुशहाल और समृद्ध बने। इस पवित्र घड़ी में सभी के जीवन में नई आशाएं, नई ऊर्जा और नई सफलताएं आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र 2026-27 की समाप्ति के बाद बताया कि यह सत्र 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि कुल 13 दिनों तक चले इस सत्र में 13 बैठकें आयोजित हुई, जिनमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 मार्च को वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत किया, जिस पर सदन में 10 घंटे 3 मिनट तक विस्तृत विचार विमर्श हुआ और इस दौरान विपक्ष के 7 सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट और सत्ता पक्ष के 15 सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट तक अपनी बात रखी, जबकि निर्दलीय सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिसमें आवासन बोर्ड को भंग करने, सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय निर्माण अधिनियम 1993 के निरसन और 86 से जुड़े टैक्स ढांचे में संशोधन शामिल है। 20 फरवरी से माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बजट सत्र के शुभारंभ पर जो अभिभाषण दिया उसकी शुरुआत की। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही हैं। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विधानसभा अध्यक्ष जी का, कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने
6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से किसानों की हुंकार से गूंज उठा है। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। इसी के तहत किसान आज महापंचायत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी को जल्द से जल्द लागू करे और अमेरिका से जो व्यापार समझौता हुआ है उसे वापस ले, नहीं तो किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किसानों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें देश भर के किसान महापंचायत में पहुंचे और अपनी बात रख रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में महापंचायत बुलाई गई है। देश के और भी बहुत बड़े नेता अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर कुछ दिन पहले एक ठेके पर फायरिंग करने और एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां पहले फायरिंग और उसके बाद फिरौती की पर्ची फेंकने का आरोप था। पुलिस के अनुसार आईएमटी इलाके में आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसका जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आरोपी अनिल उर्फ खान गुर्जर और उनका साथ एक साथी मनीष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसके कब्जे से अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा बोर्ड बन गया है जिससे इस नीति को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक अतिरिक्त भाषा पढ़नी होगी। यह तीसरी भाषा संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से चुननी होगी और इसे अनिवार्य बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने बताया कि इस फैसले से विद्यार्थियों के भाषाई कौशल में सुधार होगा और उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और नई प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को अब कुल 7 विषय पढ़ने होंगे, जिनमें 6 अनिवार्य और 1 वैकल्पिक विषय शामिल होगा। पास होने के लिए 6 विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। फतेहाबाद जिले में पर्याप्त रसोई गैस होने के दावों के बीच गैस न मिलने के आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने रतिया में जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि एक और शासन और प्रशासन दावे कर रहा है कि उनके पास पर्याप्त रसोई गैस उपलब्ध है और किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, मगर यहाँ के हालात बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों तक रोजाना सुबह सवेरे लाइन में लगते हैं और फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गैस पर्याप्त उपलब्ध है तो वो फिर कहां जा रही है। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम लगा रहे लोगों को आश्वस्त कर जाम खुलवाया। करीब 1 घंटे रहे जाम के कारण बुढलाडा हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गया। इनसे गैस एजेंसी वालों से बात की, इन्होंने बताया कि शाम को गाड़ी आ जाएगी तब हम गैस दे देंगे। इसी आश्वासन पे इन्होंने किसानों ने जो आए हुए हैं ये पब्लिक के जाम खोल दिया। सर पिछले 4-5 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन गैस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसको लेकर प्रशासन को अलर्ट वो तो ये गैस एजेंसी वाले ही बता सकते हैं ना, इनको क्लियर बतानी चाहिए वे आज है आज नहीं है। हरियाणा के जींद जिले के तहत आने वाले रामचंद्रवाला गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी ही चाची पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय रेशमा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भतीजे अजय ने रेशमा के गले, छाती और पेट पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजन घायल अवस्था में रेशमा को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। लेवा थाना पुलिस ने आरोपी अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उधर मृतका के परिजन आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज पहले नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस मौके पर अंबाला शहर के सभी मंदिरों समेत माता अंबिका देवी मंदिर को भी खूब सजाया गया है। कहते हैं कि मां अंबिका देवी मंदिर 300 साल पुराना है और अंबाला का इकलौता मंदिर है जिसमें माता पिंडी के रूप में स्थापित है। आज सुबह से ही मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और वहीं अंबाला में इस बार मां अंबिका देवी का श्रृंगार कोलकाता से आए फूलों से किया जा रहा है। श्री काली माता मंदिर कालका में नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ हुई है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्री काली माता मंदिर में कालका विधायक शक्ति रानी ने
विधि विधान के साथ हवन पूजन किया और क्षेत्र की खुशहाली, सबकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने अपनी तरफ से अपने परिवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्षेत्रवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कि आप सबको मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और पूरे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चैत्र नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महामाई के दर में खड़े हैं हम सबकी सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। और मैं क्षेत्रवासियों से भी कहती हूँ कि सबने एकता बना के रखनी है, भाईचारा बना के रखना है और अपने क्षेत्र को अग्रणी लाने के लिए सरकार की पूरी सहायता करें। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा इनेलो के वरिष्ठ नेता सुरजीत संधू की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए रामपाल माजरा ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। रामपाल माजरा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या की। हरियाणा के राज्यसभा का चुनाव ये दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर की है। केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और बिहार में 3 कांग्रेस विधायक अनुपस्थित रहे हैं और हरियाणा में बिक्री लगी है और उसमें 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के बिके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं। दोनों ही पार्टियों ने, बिकने वाले भी और खरीदने वाले भी, दोनों दोषी हैं। दोनों ने जम कर के हॉर्स ट्रेडिंग की है और हरियाणा प्रदेश इस बात में शर्मसार हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।